हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में और कितनी चीजें हम लोग कर चुके थे पार्ट 1 में। क्या किए थे कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा Q इक्वल टू 0 होता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। दूसरा P V टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसका कैलकुलेशन भी हम लोग किए थे। V टू दी पावर गामा -1 इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि V और T के बीच में रिलेशन होता है। फिर P और T के बीच में इस तरह का रिलेशन होता है। ये सारा हम लोग कैलकुलेट किए थे एडियाबेटिक प्रोसेस पार्ट 1 में। वहां पर हम वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिए हैं पार्ट 1 में कि वर्क डन जो होता है P2V2 माइनस P1V1 बाई 1 माइनस गामा के बराबर होता है। साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार हम ये भी देखे थे कि डेल्टा इक्वल टू माइनस W होता है, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो आपका वर्क डन के बराबर होता है। और वर्क डन जो कितना आ गया है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। नौ, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि चेंज इन इंट्रोपी कितना होता है। ठीक है, चेंज इन इंट्रोपी, इस प्रोसेस में चेंज इन इंट्रोपी जो होता है ये इक्वल हो जाएगा dQ बाई टी के। तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चेंज इन इंट्रोपी कितना आ जाएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि dQ कितना होता है, dQ यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पे डेल्टा Q कितना होता है, 0 होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए इसका जो इंट्रोपी है वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये यहाँ पर आप नोट करेंगे। ठीक है, इतना हम पिछला क्लास में कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ किसके बीच में खींचना है, तो सबसे पहला हम लोग P वर्सेस V के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने का आप लोगों को मैथमेटिक्स में भी तरीका पता होगा और पिछला भी जो कई लेसन है उसमें हम बताए थे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। देखिए रिलेशन क्या होता है, P V टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये P और V में रिलेशन होता है। तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई V टू दी पावर गामा, कांस्टेंट बाई P टू दी पावर गामा। अब यहाँ पर देखिए गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है और V जो है, V अगर बढ़ेगा तो P क्या होगा, घटेगा, और अगर V घटेगा तो P बढ़ेगा। मतलब इसके बीच का रिलेशन कैसा आ जाएगा, ये इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा रिलेशन आ जाएगा P और V के बीच में। अब ये कितना झुकेगा, ठीक है, ये इस ऐसे करके बेंडिंग करेगा, ऐसे जाएगा या फिर ऐसे तिरछा करके जाएगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा गामा के वैल्यू पे। गामा जितना ज्यादा रहेगा P का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो ये आ जाएगा। यही हमारा क्या है, इसके बीच में P और V के बीच में ग्राफ है, किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अगर एरो का साइन ऐसे देते हैं तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा, और अगर ऐसे ही ग्राफ में एरो का साइन इधर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि एरो इधर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, जबकि इधर जाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो दिस इज द कंप्रेशन। तो यही हमारा ग्राफ है, किसके बीच में, इसके बीच में। अब ना एक और चीज यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अगर ये ग्राफ है, ठीक है, P और V के बीच का ग्राफ है, दोनों एक ही जगह से शुरू हुआ है, एक ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसे चल रहा है। ठीक है, एक के लिए है ये गामा 1 और दूसरे के लिए है गामा 2। तो बताइए गामा 1 और गामा 2 में क्या रिलेशन होगा, गामा 1 और गामा 2 में क्या रिलेशन होगा। तो क्या होगा रिलेशन, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर जल्दी जल्दी घट गया है, इसमें क्या है, प्रेशर बहुत जल्दी से घट गया है, और यहाँ पर प्रेशर थोड़ा देर से घटा है। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रेशर कितना घट गया है, लेकिन अगर इसी पॉइंट पे देखेंगे तो प्रेशर यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे है, तो प्रेशर जल्दी जल्दी घट गया है, मतलब गामा 1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। प्रेशर जल्दी से घट गया है मतलब ये वाला बड़ा होना चाहिए, तो गामा 1 क्या हो जाएगा, गामा 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीका से भी P और V के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था P वर्सेस V ग्राफ, इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं T वर्सेस V ग्राफ। T और V के बीच में ग्राफ क्या होगा। तो देखिए ग्राफ समझने के लिए इसके बीच में रिलेशन को समझना जरूरी है कि T और V के बीच में रिलेशन क्या होता है, T V टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम V लेते हैं, ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाई यहाँ से T, यहाँ पर गामा माइनस 1 ऊपर, और अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 बाई, अगर इसको V करते हैं तो इस दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड 1 बाई गामा माइनस 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये आ जाएगा T, और कितना आ जाएगा 1 बाई गामा माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर V और T के बीच में रिलेशन है तो V और T के बीच में भी तो वैसा ही रिलेशन है कि अगर T बढ़ेगा तो V घटेगा, T बढ़ेगा तो V घटेगा। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, फिर से सेम ग्राफ हो जाएगा।
अगर आप इस एक्सिस पर क्या करते हैं, v लेते हैं, ठीक है, और इस पर t लेते हैं, तो ग्राफ क्या होगा, ऐसा ही इसका ग्राफ होगा। फिर से v और t के बीच का ग्राफ। अब देखिए ये ऐसे झुका रहेगा या फिर ऐसे झुक के जाएगा, ये डिसाइड करेगा गामा, लेकिन नेचर इस ग्राफ का यही होगा। अगर मान लीजिए ये ऊपर ऐसे एरो का निशान है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। और अगर ग्राफ का एरो नीचे की तरफ है तब ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो यही ग्राफ होता है टी और बी के बीच में भी। तो देख सकते हैं आप ये ग्राफ किस तरह से खींचा गया है। 9 फिर से अगर वही सेम प्रोसेस हम लोग देखें वी और टी के बीच में, कि अगर ग्राफ का इनिशियल पोजीशन एक ही है, यहां से ही ग्राफ शुरू हुआ है, ये इसका गामा 1 है और ये गामा 2 है, तो बताना है कि गामा 1 और गामा 2 में क्या रिलेशन होता है, गामा 1 और गामा 2 में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, गामा 1 छोटा होता है गामा 2 से, यहाँ पर गामा 1 छोटा होता है, बिकॉज इसीलिए देखिए गामा यहाँ पर इसके नीचे है, V के नीचे है। तो अगर यहाँ पर क्या हो गया है कि टेम्परेचर वॉल्यूम बहुत तेजी से घट गया है, ये वॉल्यूम तेजी से घट गया, तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये बड़ा तभी होगा जब ये वाला छोटा होगा। तो इसीलिए गामा 1 क्या है, गामा 2 से छोटा है। तो दिस इज द ग्राफ टी वर्सेस वी ग्राफ किस केस में है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो इसको भी ध्यान रखना है किस तरह से ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए हम P वर्सेस T ग्राफ देखते हैं। देखिए P वर्सेस T जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसके दोनों के ऊपर गामा है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद, ग्राफ खींचने के बाद, जो आप ग्राफ पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, उसके अनुसार ये ग्राफ इस तरीका से आता है, ठीक है। ये ग्राफ क्या होता है, आपको इस तरीका से नजर आता है। ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ये ऐसा ग्राफ होता है, किसके बीच में, P वर्सेस T के बीच में। तो इसको थोड़ा याद रखना है आपको। अगर मान लीजिए कि ऐसे है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। और अगर मान लीजिए कि यही ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे है, तो और इसमें क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ। और अगर इसमें पूछेगा कि स्लोप क्या है इस ग्राफ का, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, dp बाई dt के बराबर, मैथमेटिक्स से कि स्लोप क्या होगा, P और T के बीच का ग्राफ है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, dp बाई dt हो जाएगा। अगर V वर्सेस T के बीच में बोलता है कि V और T के बीच का जो ग्राफ था, इसके बीच में स्लोप क्या होगा, तो dv बाई dt कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर पूछता है कि P और V के बीच में जो ग्राफ था, उसके बीच में स्लोप क्या होगा, तो ये आ जाएगा dp बाई dv आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कई बार ऐसा पूछा जाता है, बट ये प्योरली मैथमेटिकल है कि स्लोप आप लोग डिफरेंशिएट करके निकालते हैं इसका, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपका P वर्सेस T के बीच का ग्राफ है, नोट कीजिए इसको। तो 4 थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, ये पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए साइक्लिक प्रोसेस सिंपल सा है कि एक साइकिल बनाता है। साइकिल मतलब जिसका इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज दोनों क्या हो, एक ही जैसा हो, दैट इज नॉन एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस, साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है कि TD थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों एक ही जैसा होता है, दैट इज नॉन एज साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब इसको समझिए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एक ग्राफ है। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर कुछ क्या होगा, यहाँ पर इसका कुछ वॉल्यूम V1 होगा और प्रेशर P1 होगा। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारा इनिशियल स्टेज है, ये क्या हुआ, ए से बी पर गया है, और कौन सा प्रोसेस के थ्रू गया, देखिए प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक, फिर सर बी से सी पर गया है, फिर सर सी से डी पर गया, फिर डी से ए पर आ गया। मतलब अपना स्टेट ये इस तरीका से चेंज करता हुआ फिर से उसी पोजीशन पे आ गया है। तब इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये P और V के बीच का ये प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि सर ऐसे करके आ गया है, तो ये भी क्या होगा, एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस ही कहा जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होता है, सेम होता है। अब जब सेम होता है तो यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर 0 होगा, और चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कितना आएगा, 0 आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्या डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा, तो आंसर होगा नहीं होगा, और डेल्टा क्यू 0 होगा तो नहीं होगा, और ये 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल होगा, बट 0 के बराबर नहीं होगा। ये इक्वल कैसे होगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 0, तो ये दोनों इक्वल होगा। लेकिन ये दोनों 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन और हीट, ये दोनों क्या है, एक तरह का
पाथ फंक्शन है, ठीक है, पाथ फंक्शन है, मतलब ये रास्ते की लंबाई पर डिपेंड करता है कि किस रास्ता से होके चला है, ये इस रास्ते पर डिपेंड करता है, ना कि ये पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करता है। तो वर्क अगर यहाँ से यहाँ हम लोग गए हैं तो ये वर्क भी जीरो नहीं होगा और डेल्टा क्यू भी जीरो नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में ये दोनों जीरो नहीं होता है, इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, डेल्टा टी जीरो होता है। तो ये डेल्टा डब्ल्यू जो है वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको अब हम समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। जो साइक्लिक प्रोसेस है आपका, इस साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ एबीसीडी, जो ये साइकिल है ना घिरा हुआ, इसके एरिया के बराबर ही इसका क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया यहाँ पर ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो इसका लेंथ ये V1 है और यहाँ पे V2 है और यहाँ पर P1 है और यहाँ पर P2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये लंबाई आ जाएगा V2 माइनस V1 यहाँ से यहाँ, और ये आ जाएगा P2 माइनस P1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा P2 माइनस P1 चेंज इन प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग वर्क डन ऐसे ही निकालते हैं और यही किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू के बराबर होता है, कि इसका एनर्जी कितना चेंज किया है ये डेल्टा डब्ल्यू पर ही डिपेंड करता है और इसके इक्वल ही होता है। एक और जैसे कि यहाँ पर है ये चीज कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ये इस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। ये तो बताइए कि इसमें वर्क डन कितना होगा, ये आपका डायमेट्रिकली अपोजिट है और यहाँ पर V1 है और यहाँ पर कितना है V2 है, फिर यहाँ पर ये कितना है P1 है और यहाँ पर ये कितना है P2 है। इसका वर्क किसके बराबर होगा, ये वर्क होगा इसके एरिया के बराबर, और इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसका एरिया होगा, देखिए हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स से कि पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2 इंटू ये वाला P2 माइनस P1 बाई 2 के बराबर। तो ये हम लोग इसका एरिया इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इसका वर्क डन ऐसे निकालेंगे, फिर इसका एरिया ऐसे निकालेंगे, लेकिन एक बात साफ है कि जो साइक्लिक प्रोसेस का एरिया होता है वही क्या देता है, इसका वर्क डन देता है। साइक्लिक प्रोसेस का जो एरिया होता है वही क्या देता है, इसका वर्क डन देता है। तो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। और हम समझेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि ये साइक्लिक प्रोसेस में कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं चीजों को, ठीक है, नोट कीजिए इसको। साइक्लिक प्रोसेस के बाद जो हमारा एक प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा, जो इस रास्ते से होकर आगे गया है और उसी रास्ते पर पीछे लौट आया है, ऐसे नहीं कि ऐसे गया है और फिर ऐसे लौट के आया है, तब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस रास्ते को फॉलो करके आगे गया है, अगर उसी रास्तों को फॉलो करके अगर वो पीछे चले आता है, उसी पॉइंट पे चले आता है, देन दिट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। या फिर थोड़ा पीछे उसी रास्ते पर होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस में देखिए क्लियर कट इस बात को मेंशन किया गया है, इफ एनी थर्मोडायनामिक साइक्लिक प्रोसेस फॉलोज एग्जैक्ट सेम रिटर्निंग पाथ इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वो सेम रिटर्निंग पाथ फॉलो करता है देन इट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे यहाँ पर देखिए कि ए से क्या हुआ है, बी पर गया है और फिर उसी पाथ पे वापस आ गया है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई एग्जाम में भी पूछे गए हैं इसका यूज करके, ठीक है। जब क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो तब हम इसको देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, अच्छे से, और समझ में आएगी चीजें। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए डेल्टा क्यू भी जीरो होता है, डेल्टा ई भी जीरो होता है ए से बी और बी से ए आने में, और फिर क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो होता है। टोटल वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वर्क गया प्लस में वर्क गया, फिर उतना ही माइनस में आ गया, क्योंकि पाथ सेम है, तो फिर वर्क भी जीरो आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी तो जीरो होना ही है, क्योंकि ये जहां से गया था वहीं पर आ गया है। फिर यहाँ पर डेल्टा क्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स। तो हम लोग कौन कौन सा पढ़े, पहला तो पढ़े हम लोग आइसोकोरिक, फिर एडियाबेटिक, आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक, और फिर हम लोग अभी पढ़े थे साइक्लिक प्रोसेस और दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। की रिवर्सिबल प्रोसेस में तीन चीज हम लोग कैलकुलेट किए हैं जो बेसिकली बहुत जरूरी है। एक तो वर्क डन कैलकुलेट करना, एक एनर्जी कैलकुलेट करना, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना और एंट्रोपी कैलकुलेट करना, ये चार चीज। फिर डिफरेंट रिलेशंस पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के हम लोग याद रखते हैं।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही चीजें यहाँ पर बेसिक हो जाती है। जिनको ये समझ में आया वो उनका जो थर्मोडायनामिक्स है ये वाला जो टॉपिक है वो काफी अच्छा से क्लियर होगा। आफ्टर दैट इसके बाद कुछ प्रॉब्लम के प्रैक्टिस आपको करने ही होंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस आए हैं कि सर एक डॉट क्लियरेंस क्लास आप रख दीजिए, तो मैं डॉट क्लियर का क्लास जरूर रखूंगा, ठीक है। 1-2 क्लास के बाद जब और बच्चों के डॉट आ जाएंगे तो एक जगह क्लियर करके मैं रख दूंगा। और हाँ, बहुत जल्द 2-4 दिनों में ही हम क्लास 12 शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे, एक एक डिटेल करके अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से उनको कवर करेंगे जैसे थर्मोडायनामिक्स किए हैं। तो जो भी बच्चे हैं जुड़ना चाहते हैं क्लास से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी से आप लोग बेल का जो आइकॉन होता है उनको दबा दीजिए, क्योंकि हम लेक्चर करते हैं उनको व्हाट्सएप पर शेयर करना पड़ता है, लेकिन जब लेक्चर हम पब्लिक करेंगे, जैसे ही आप अपना डाटा ऑन करेंगे वहां पर तुरंत आ जाएगा यूट्यूब से कि लेक्चर आ चुका है, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो ऐसा ही करें आप लोग, नोटिफिकेशन आ जाए वहां पर, व्हाट्सएप के भरोसे नहीं बैठना है। तो इसके लिए आप बेल का आइकन दबा दीजिए। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे भी परेशानी होती है थोड़ा सबको फॉरवर्ड करने में। अब व्हाट्सएप का भी तो लिमिटेशन है कि एक बार में 5 ही फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, तो बेहतर है कि मेरा थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा अगर आप इसको ये कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।